हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू हिस्ट्री हब। इस वीडियो में हम क्लास 8 एसएसटी में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तो इससे पहले हम जो 2 चैप्टर रीड आउट कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर जो हमने रीड आउट किया था उसी का एक पॉइंट है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर अब ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसको हम अच्छे से समझेंगे इस पॉइंट को, किस पॉइंट में क्या है। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड 2 एंड थर्ड जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप पहले चैप्टर अच्छे से देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों होती है। ठीक है, वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्स ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। अब हमें बहुत गर्व महसूस होता है ना कि भाई हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हेयर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन। अब यहाँ पे क्या कोशिश की गई थी, यहाँ ये समझने की कोशिश आपको करनी है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किन के बीच में, कि जो डिसीजन बना रहे हैं, ठीक है, वो लोग, और साथ में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो। ठीक है, अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके अंदर क्या है, कोई भी काम हो रहा है तो हर पर्सन की सहमति से होगा, इसीलिए तो डेमोक्रेसी है ना। इसीलिए तो गवर्नमेंट जो है वो लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक में क्या होगा, हर पर्सन का मतलब राइट होता है, हर पर्सन की अपनी इच्छा होती है, डिसीजन मेकिंग में उसका अपना पार्टिसिपेट होता है, अपने अलग वो रोल प्ले करता है। अगर सपोज कर आप वोट करने जा रहे हो और बहुत सारे वहाँ पे लोग हैं, अगर वो सभी लोग मिलकर जिस पर्सन को वोट देंगे वही तो जीतेगा ना। तो मतलब सबकी भागीदारी होगी, सब पार्टिसिपेट करेंगे तभी वो काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है, क्योंकि इसमें सभी लोगों का बराबर का अधिकार है। ठीक है, इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी एंड दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसमें क्या होता है, यही जो चीज़ है कि जो भारत को लोकतांत्रिक बनाती है, क्या किस तरीके से, कि सब लोगों की अपनी अपनी भागीदारी है। ठीक है, इस चैप्टर में हम वही रीड आउट करेंगे। विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट इनेबल, कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो लोगों को, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, कि किस तरीके से कौन सा रूल बनाया जाए। उसमें भी यहाँ के सभी लोग मिलकर अपना एक रोल प्ले करते हैं और कंट्रोल करते हैं पूरी गवर्नमेंट को। ठीक है, और जो भी अच्छे डिसीजन उनको लेने हैं वो लेते हैं सभी मिलकर। ठीक है, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution। ये सब हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। तो ये देखो आपके सामने एक पिक्चर है, ये किस चीज़ की पिक्चर है, पार्लियामेंट की पिक्चर। हमारे जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो इस टाइप की है। ठीक है, ऐसे बनी है। अभी आपको ये अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई किसी तरीके से खड़ा है, कोई किसी तरीके से, किसी ने अलग अलग, सब ने अलग अलग ड्रेस पहन रखी है। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग हैं, तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसको चलाने में, उसको बनाने में हर पर्सन जो भी इंडिया के अंदर है, सभी पर्सन्स का अपना अपना अधिकार होता है। ठीक है, और अपने अपने सब रोल प्ले करते हैं। ये नहीं कि सब मिलकर तो करेंगे ये, लेकिन एक पर्टिकुलर एक बंदा, इंडिविजुअल बंदा भी सोच सकता है कि हमारी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो सबकी बराबर अहमियत है यहाँ पे। अब देखो आपके सामने कि अंकल जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर रहे हैं। वोटिंग टाइम पे लिखा है ना यहाँ पे, बटन दबाएं वोट डालें। ठीक है, तो ये इलेक्शन जिस टाइम हो रखे थे उस टाइम पे ये इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर रहे थे, कि उन्होंने पिक्चर ली है किसी ने, तो ये लगा दी गई यहाँ पे। अब 2004 में जो ईवीएम सबसे पहले यूज़ की गई थी उसको ये रीड आउट कर रहे हैं। जब ये यूज़ की गई ईवीएम मशीन जब यूज़ की जाने लगी, उससे पहले क्या होता था, सिर्फ कागज़ पे नाम लिखते थे, कागज़ पे मतलब उस पर काउंटिंग करते थे, कि कागज़ पे लिख लिख के लोग डाल देते थे और उनकी काउंटिंग होती थी। ठीक है, लेकिन जब 2004 में ईवीएम सबसे पहले यूज़ की गई तो उस टाइम पे 1.5 लाख के करीब ट्रीज़ को बचाया गया, और 1.5 लाख ट्रीज को क्या करते थे, काट के लोग 8000 टन पेपर बनाते थे, जिससे वोटिंग की जाती थी। ठीक है, जिससे काउंटिंग की जाती थी, उन पेपर की अलग अलग जब पेपर पहुंचाए जाते थे उन पे लिख लिख के, जैसे स्लिप खेलते ना, स्लिप डाल दी जाती थी, ये उसके नाम के, फिर उसको रीड आउट करते थे। लेकिन जब ये मशीन आ गई 2004 में, उस टाइम पे पेड़ों का इतना नुकसान नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक द आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द इमेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन द प्रीवियस पेज। अब प्रीवियस पेज में जो ये आपको पार्लियामेंट दिखाई गई, इससे क्या कन्वे करना चाहता है जो आर्टिस्ट है। अकॉर्डिंग टू मी, ये जो पार्लियामेंट आपको दिखाई गई है, जो पिक्चर दिखाई गई, इसमें ये दिखाया है कि हर पर्सन की अपनी भागीदारी है पार्लियामेंट बनाने में, अपने देश को बनाने में। कोई भी रूल अगर वहाँ पे बनेगा, कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा, तो हर पर्सन की भागीदारी होगी। ठीक है, यानी कि हर पर्सन अलग नहीं है, सभी पर्सन क्या है, बराबर यहाँ पे दिखाए गए हैं। वाई शुड पीपल डिसाइड, अब क्यों पीपल जो लोग हैं क्यों डिसाइड करें किसी भी चीज़ को। ठीक है, क्यों लोग फैसला लेना चाहिए लोगों को। इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947।
हम सबको पता है हमारा जो देश है कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। प्रीसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। अब ये जो एकदम आज़ादी, ये तो नहीं है कि भाई आप रात को सोए सुबह उठे अरे आज़ादी मिल गई, है ना, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, उन्होंने काफ़ी सारी स्ट्रगल्स किए हैं, अलग अलग मतलब लोगों ने ये लगा लो अपने कैरियर ख़त्म कर दिए हैं अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, अपना पूरा बलिदान दिया है लोगों ने, जान तक दी है, ठीक है। तो बहुत लंबा स्ट्रगल चला है। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइन द स्ट्रगल। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं लोग, सभी लोगों ने इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया। एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम। और वो सारे किस चीज़ आइडिया से इंस्पायर थे, फ्रीडम से, कि भाई हम भी कभी आज़ाद होंगे, हमारी भी चलेगी, इसलिए वो आज़ाद होने के लिए वो इस स्ट्रगल में शामिल हुए थे। अब वो क्या क्या चाहते थे, वो चाहते थे फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे ना तो उनको कोई आज़ादी थी, ना इक्वालिटी थी, है ना, और ना ही किसी भी डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता था। अपने आप ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो अपने आप डिसीजन ले लेती थी और उन लोगों के ऊपर डिसीजन को थोप दिया जाता था कि भाई आपको अब ये जो है ये रूल बन गया है, आपको ये मानना ही है, मान लोगे मर्जी से, ठीक है, अदरवाइज उनको पनिश किया जाता था, है ना। तो इन चीज़ों में कोई भी पर्सन शामिल नहीं होता था, बस ये उनसे करवाई जाती थी, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग थे जो स्ट्रगल में शामिल हुए, क्यों शामिल हुए थे, क्योंकि ये चाहते थे कि भाई हमारी आज़ादी हमारे पास हो, हमें भी सबके बराबर का अधिकार मिले और हमें भी पार्टिसिपेट करना है, जो भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेती है तो हमें उसमें हिस्सेदारी लेनी है, ठीक है। अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन अ फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो कॉलोनियल रूल चल रहा था, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था उस टाइम पे जो लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर से रहते थे। एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। और ज़्यादातर जो डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी उनके वो हित में नहीं लेती थी, तो इसलिए वो खुश नहीं रहते थे, ठीक है। वो उनके एग्री नहीं करते थे उनके डिसीजन से, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, वो तो अपने अकॉर्डिंग देखेगी ना, जिस चीज़ से उनको बेनिफिट होगा वो वही डिसीजन लेगी, ठीक है। अगर सपोज करो आप पावर में आ जाते हो, आप क्लास में आपको मॉनिटर बना दिया जाए तो आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी अब वही डिसीजन लोगे, सबकी मर्जी से थोड़ी लोगे। तो सेम ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, उसको जिस चीज़ से बेनिफिट होता था वो वही डिसीजन ले लेती थी और लोगों की इसमें कोई भागीदारी नहीं होती थी। तो इससे क्या होता, ज़्यादातर लोगों को क्या करना पड़ता था, मतलब डिसीजन के खिलाफ रहते थे, वो एग्री नहीं करते थे, लेकिन उनके डर से वो चुप भी रहते थे। बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज द डिसीजन। लेकिन उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता अगर वो उसको क्या करते, अगर वो उसको मना करते कि भाई हम ये रूल नहीं मानेंगे, तो उनको काफ़ी सारी मुश्किलें हो जाती थी। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। अब जो फ्रीडम मूवमेंट आई उसने इस सिचुएशन को बिल्कुल बदल दिया। नेशनलिस्ट बिगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो नेशनलिस्ट थे वो ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एंड मेक डिमांड्स, और डिमांड भी करने लग गए थे अब, ठीक है। As far as back 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. अब लोगों ने क्या किया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे, जो इंडिया के जो लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल किया काफ़ी फ्रीडम के लिए, उन लोगों ने आवाज़ उठाई कि 1885 में जो भी लेजिस्लेचर होगा उसके अंदर हमें भी अधिकार दिया जाए कि हम भी क्या कर सके, डिस्कशन कर सके हमारे राइट्स के ऊपर भी, बजट पे भी हम अपना मतलब रोल वो डिसीजन ले सकें और आप क्वेश्चन पूछ सकें कि भाई अगर कोई या कोई डिसीजन अगर आपने लिया है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके या वो कह सके कि हाँ ये डिसीजन हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे लेजिस्लेचर में हिस्सा लेना, ठीक है, पार्लियामेंट में हिस्सा लेना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट एक्ट था इंडिया का 1909, इसमें उनको अलाउ कर दिया गया था कि भाई आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन ये इतनी इजीली नहीं हुआ था कि वो इजीली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको रिस्पॉन्स कर दिया, और नहीं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला नेशनलिस्ट को कोई भी अडल्ट, ज़्यादातर लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। बस वो वोट दे सकते हैं, लेकिन वोट भी सबको अधिकार नहीं दिया गया, कुछ लोगों को अधिकार दिया गया कि आप वोट दे सकते हो, लेकिन हर कोई पर्सन को अधिकार नहीं दिया गया वोटिंग करने का भी। मतलब इन्होंने बात मानी तो सही कि ठीक है आप पार्टिसिपेट कर लो, लेकिन उन्होंने उस पर भी बाउंडेशन लगा दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आप फ्रीली हर कोई पर्सन उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। एज यू रीड इन चैप्टर 1, जैसे कि आपने चैप्टर 1 में रीड आउट किया, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल के जो एक्सपीरियंसेस थे, एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल, और कैसे लोगों ने अलग अलग
तरीके से अलग अलग मतलब ढंग से इन्होंने स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए, लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड ऑफ द नेशनलिस्ट। उसने क्या किया, अब ये जो तरीका था इसने नेशनलिस्ट जो लोग थे जो आज़ादी चाह रहे थे, ठीक है, इंडिपेंडेंस इंडिया चाहते थे, उन लोगों के माइंड में एक डाउट आ गया। ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन। अब वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हर पर्सन को अधिकार मिले कि वो क्या कर सके, वो सब मिलकर पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा देश आज़ाद भी हो जाए तो आज़ाद होने के बाद भी सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही सारी पावर हो, नहीं। उन्होंने ये बोला कि अगर हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद सभी के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले सके, ठीक है, और उसको फॉलो अप भी करवा सकें। अब ये सब हुआ कैसे, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे वो लोग, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। अब वो चीज़ें देख रहे थे कि ब्रिटिश लोग उनके साथ ऐसा बिहेव करते थे कि बस रूल बना के उनके हाथ में दे दिए, तो उनको बुरा लगता था। सेम उन्होंने वही सोचा कि अगर इंडिया आज़ाद हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो उसके बाद भी अगर ऐसा ही रहा कि कुछ लोगों के हाथ में पावर रही तो बाकी लोगों को भी बाद में महसूस होगा। तो उन्होंने पहले ही ऐसा रूल बना दिया कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, सब पर्सन की अपनी अपनी मतलब आज़ादी होनी चाहिए और सबको हक होना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री। क्योंकि जो भी इंडिपेंडेंस अब आने वाला है, इस मतलब वो लोग नेशनलिस्ट जो सोच रहे थे कि उसमें हम फ्री कंट्री के क्या हो जाएंगे, सिटीजन हो जाएंगे। दिस डिड नॉट मीन दैट गवर्नमेंट कुड डू वट इट फेल्ट लाइक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी, नहीं। इट मीन दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड और डिमांड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना पड़ेगा लोगों की ज़रूरतों के लिए या लोगों की डिमांड्स के लिए कि बाकी जो दुनिया है, जो लोग हैं आपकी कंट्री के अंदर, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि 4 लोग आज़ाद हो गए और वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और अपने तरीके से चलाएंगे, ऐसा नहीं था। अब इसका मतलब ये था आज़ादी का मतलब कि गवर्नमेंट अपने तरीके से समझेगी लोगों को कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, ठीक है। द ड्रीम एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया that laid down the principle of universal adult franchise, for example that all adult citizens of the country have the right to vote। अब लोगों ने क्या किया, लोगों के मन में भी एक सपना था, एक चाह थी उन लोगों की, वो जब फ्रीड हो जाएंगे, जब जो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसकी जो फ्रीडम होगी स्ट्रगल के बाद, जो आज़ादी लेंगे तो उनसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको क्या करेगा, एक प्रिंसिपल बनाएगा, एक रूल बनाएगा कि सभी लोगों को, जो भी अडल्ट लोगों, उनको क्या होगा, सभी को मतदान का अधिकार होगा, सब वोटिंग दे सकेंगे, वोट राइट सबके पास होगा, जिससे वो अपने पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं और उनको गवर्नमेंट में ला सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है। गिव वन रीज़न वाई यू थिंक देयर शुड बी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब एक रीज़न दो कि क्यों आप चाहते हो कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों होना चाहिए। एक कारण आप दो। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, वो अपने अपने इच्छा के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन पाएंगे और उनको ऊपर तक भेज पाएंगे, और उनको भी सेटिस्फैक्शन होगा कि हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट देयर वुड बी एनी डिफरेंस इफ एनी क्लास मॉनिटर वॉज सिलेक्टेड बाय द टीचर और इलेक्टेड बाय द स्टूडेंट डिस्कस। अब आपको बताना है कि सपोज करो आपके क्लास मॉनिटर, एक मैम आई और मैम ने बोला कि आपका क्लास का मॉनिटर ये पर्सन होगा। अब वो पर्सन आप पूरी क्लास को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती है, तो क्या आप उससे खुश रहेंगे, या आपको बोला जाए क्लास में कि मैम बोले कि भाई 2 बच्चे उठा दें, उनको बोले कि भाई अगर इस मॉनिटर को आप खड़ा करना चाहते हो, तो इस लड़के को आप मॉनिटर बनाना चाहते हो तो आप सब हैंड रेज कीजिए, और दूसरे को अगर आप चाहते हो तो बाद में दूसरे को हैंड रेज करवाया जाए, और फिर काउंटिंग की जाए कि किसके लिए ज़्यादा लोगों ने हैंड रेज किया, उसी को मॉनिटर बना दिया जाए, है ना। इस तरीके से ही होता है ना, मॉनिटर को ऐसे ही चुनते हैं, तो इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी चलती है, ठीक है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि। अब द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेटिक इज द आइडिया ऑफ कंसेंट। अब अगर नॉर्मल सी हम बात करें तो जो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक है, उसके लिए टेक ऑफ पॉइंट क्या है, कंसेंट, यानी कि सबकी सहमति। फॉर एग्जाम्पल डिज़ायर, चाह, अप्रूवल होना चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स, सभी कुछ चाहते हैं लोग, है ना भाई, सबकी खुद की अपनी चाह भी है, स्वीकृति भी होनी चाहिए लोगों की, और लोगों का क्या होनी चाहिए, हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। इट इज़ अ डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये लोगों का डिसीजन होता है, डिसीजन होगा कि पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि अपने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे एंड डिसाइड करेंगे उनके फंक्शंस को कि वो किस तरीके से काम करें उनकी गवर्नमेंट, ठीक है। द बेसिक आइडिया जो है इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन
is the most important person, and then that in principle the government as well as the other public institutions नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन्स। अब इसमें क्या होगा, एक बेसिक आइडिया इन्होंने क्या बोला है डेमोक्रेसी के लिए कि हर पर्सन, हर कोई सिटीजन, चाहे वो अकेला हो या कोई भी पर्सन हो, ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट हैं किस में, गवर्नमेंट की बनाने में, गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, ठीक है। अब चाहे उसमें कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन आ जाए, कोई भी आ जाए, सबको ज़रूरत है हर पर्सन की। अब कोई ये नहीं समझ सकता कि भाई हमारी ज़रूरत किसी को नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट बनाने में सभी की नीड है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस वो बनाएंगे, जो भी रूल बनाएंगे या डिसीजंस लेंगे, उन सब में भी सबका बराबर अधिकार है, ठीक है। हाउ डज द इंडिविजुअल्स गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरीके से अप्रूवल करते हैं गवर्नमेंट को। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शंस। एक जो हमने तरीका पढ़ा है वो क्या है, इलेक्शन का। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट। लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट तक पहुँचाते हैं। देन वन ग्रुप फॉर अमंग दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। और उन्हीं में से एक ग्रुप क्या करता है, जो जीत जाता है, सब में जीत जाता है, वो ग्रुप क्या बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है अपनी, है ना। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। अब जो पार्लियामेंट है उसके अंदर सारे रिप्रेजेंटेटिव जो सब मिलकर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे गवर्नमेंट को, गाइड करेंगे। In this sense, people throw their chosen representative from the government and also control it. इसी तरीके से जो लोग हैं जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे अपनी मर्जी से, भाई जो लोग वो चुनेंगे वही तो ऊपर तक पहुँचेंगे ना। एंड कंट्रोल इट, और उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यहाँ देखो एक फ़ोटो आपको दिखाई गई है, इलेक्शन टाइम की ये फ़ोटो है, जिसके अंदर इलेक्शन स्टाफ जो है वो क्या जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो पोलिंग बूथ पे जा रहा है अपनी ईवीएम मशीन को लेकर। अब हो सकता है कि वो जो एरिया है वो थोड़ा दूर हो, या वहाँ पे बाकी सारे ट्रांसपोर्ट वगैरह व्हीकल्स नहीं चलते हो, तो वो एलिफेंट पे चढ़ के उस टाइम पे लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये मशीन भी लोगों के हाथ में है। नेक्स्ट है द अबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट थीम ऑफ योर क्लास 6th and 7th। अब जो ऊपर का आइडिया हमने अभी रीड आउट किया था, जो 6th और 7th में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। यू आर फैमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन। आपको बिल्कुल फैमिलियर हो कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट के। अब उसको हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA इज एंड हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है क्या है, जो अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह होती है ना, सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, यानी कि सबके यहाँ पे लोगों के अकॉर्डिंग वहाँ पे MLAs को चुना जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा लोग वहाँ रहते होंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ का एरिया है, तो वहाँ क्या होगा, जो इलेक्टेड पर्सन होंगे, जो सीट्स होंगी वो भी ज़्यादा होंगी, है ना। और अगर वहाँ पे लोग कम होंगे तो वहाँ पे जो इलेक्टेड सीट्स हैं वो भी कम होंगी, ठीक है। रिप्रेजेंट करना यानी कि रिप्रेजेंट बताना, किसी को दिखाना कि जो भी आपने पर्सन को उठाया है, ठीक है, तो वो कौन है, ठीक है, किस पर्सन को आप उठा रहे हो, किसको आप MLA बना रहे हो। अब ये MLA कैसे बनेंगे, इलेक्शन होगा, आपके एरिया में इलेक्शन होगा, तो हर पर्सन आपके यहाँ से इलेक्शन में वोट देने जाएंगे, और जो पर्सन जीतेगा, क्योंकि हो सकता है 1 2 उठाओ, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी लोग उठ सकते हैं, ठीक है। अब वो जो उठे हैं इलेक्शन में, जो पर्सन जीतेगा वही तो MLA बनेगा, तो वहाँ पे वोट देने के लिए लोग जाएंगे और अपने MLA को चूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिस्कस विद योर टीचर। अपने टीचर से डिस्कस करो, डिफरेंस बताना है आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में और लोकसभा में, ठीक है। अब जो विधानसभा और लोकसभा होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम बताएंगे बिल्कुल आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट। अब जो आपको ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके अंदर आपको बताना है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट द डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद चाइना। डिसीजन लेना इंडियन गवर्नमेंट को कि वो चाइना से अपने रिश्ते जो है वो बिल्कुल शांत बनाएंगी, तो वो कैसे, वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम्स इन क्लास 8th and 7th टू ऑल स्कूल अंडर इट्स बोर्ड। अब मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि अपने 8th क्लास के सभी स्कूल एग्ज़ाम का जो बोर्ड है उसमें क्या कर दे, डिसीजन ले कि उनके जो डिसकंटिन्यू कर दे उनके एग्ज़ाम्स को, उनके खुद के मतलब बोर्ड से, तो वो तो उसका खुद का मैटर है, गवर्नमेंट का, है ना। तो ये क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। अजमेर और मैसूर के बीच में एक न्यू ट्रेन आनी चाहिए, तो ये किसका हो सकता है, ये बिल्कुल सेंटर का होगा, स्टेट का होगा, सेंटर का होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू 1000 रुपी नोट
ये भी किसका होगा, सेंटर का होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको ये फिल करना है पूरा, फिर ये आपको बता रखा है इसके अंदर, ये कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं, खुद ही आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट है यू हैव रीड द मोस्ट इलेक्टेड पर्सन। ज़्यादातर आपने पढ़ा है पंचायत में, विधानसभा, पार्लियामेंट्स में, तो उनके फिक्स पीरियड 5 ईयर्स ही हैं। तो आप ऐसा क्यों मानते हो ज़्यादातर कि ऐसा क्यों होता होगा फिक्स पीरियड। यू हैव रीड द पीपल पार्टिसिपेटेड इन द वेव्स नॉट जस्ट थ्रू इलेक्शंस। अब ये सारे जो क्वेश्चंस आपको गिवन है ना, मैंने आपको क्वेश्चंस कुछ बता दिए हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको ढूंढ के रखने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इनको बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने एक पार्लियामेंट है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर सारे लॉज बनते हैं। इसके अंदर 2 हाउसेज हैं, कौन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब जो फर्स्ट है ये आपको दिखा रखा है राज्यसभा, ठीक है। इसके अंदर टोटल 245 मेंबर्स हैं, और इसका जो पर्सन इसको चलाता है, जो पर्सन इसका हेड है, वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। जो भी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के हेड होंगे, ठीक है। ये है क्या, लोकसभा। लोकसभा में टोटल कितने हैं, 545 मेंबर्स हैं, और इसको कौन चलाता है, जो स्पीकर होता है, उनको स्पीकर बोला जाता है, हेड, ठीक है। अब देखो लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस हाउसेज ऑफ द पीपल, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट परमानेंट हाउस। अब जो हाउस ऑफ पीपल है, ये लोअर हाउस जिसको बोलते हैं लोकसभा, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 होती है। 530 मेंबर जो है स्टेट के होते हैं, 20 मेंबर यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, और 2 मेंबर कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन। अब देखो एंग्लो इंडियन कौन से मेंबर है, जो ब्रिटिश लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनके कुछ लोग यहाँ भी रहते हैं, तो ये नहीं कि उन लोगों की भागीदारी नहीं चलेगी, उनको भी हमारी गवर्नमेंट ने अधिकार दे दिया कि ठीक है आपके भी 2 मेंबर हम ले लेंगे। तो इसको कौन प्रेसिडाइड करते हैं, स्पीकर प्रेसिडाइड करते हैं लोकसभा को। मेंबर जो होते हैं 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब जो राज्यसभा, इसको अपर हाउस बोलते हैं, इसके अंदर 250 सीट्स होती है मैक्सिमम। 238 सीट जो होते हैं वो स्टेट्स, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी सबके बीच में आते हैं, लेकिन 12 मेंबर जो इसके होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। अब वो नॉमिनेटेड मेंबर कौन से होते हैं, वो नॉमिनेटेड मेंबर वो होते हैं जो अपनी किसी भी फील्ड के अंदर बिल्कुल मतलब सबसे बेस्ट वो कर चुके होते हैं। जैसे हो सकता है सोशो इकोनॉमिक में, हो सकता है स्टडी में, हो सकता है आर्ट में, हो सकता है किसी भी चीज़ में बेस्ट हो। जैसे कि एक सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है, मतलब ये अधिकार है, वहाँ पे इनको सीट मिली थी, नॉमिनेट किया गया था, और रेखा जी को भी मिला है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट बाय द चेयरमैन, अब इसको कौन चलाता है, वाइस प्रेसिडेंट चलाते हैं, और इनके जो मेंबर होते हैं ये 6 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं। आपको ध्यान रखना है लोकसभा के मेंबर्स 5 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स 6 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड इफ यू हैंट सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसके जो अंदर के क्वेश्चंस हैं उनको हम उनकी एक्सप्लेनेशन भी हम बिल्कुल देखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उन क्वेश्चंस को करके देखिए, और अगर वो क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसके बाद आप आंसर्स अपने मैच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।